हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो फाइनली हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर में इन कर चुके हैं और हम लोग केमिस्ट्री का जो एक सेकंड चैप्टर चल रहा था जो था इस प्रकार, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम लोगों ने अलविदा कह दिया। तो फाइनली हम लोग सेकंड चैप्टर में पहुंच गए और वो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। क्या है आप देख सकते हो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब जो चैप्टर का ये है। इसको हमने बिल्कुल जीरो लेवल से और कुछ एडवांस लेवल भी सीखेंगे, मतलब कुछ 11th का भी टर्म देखेंगे, टॉपिक देखेंगे कि इसमें आखिर होता है क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल बारीकी से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बस अब कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहना। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में जिक्र करते हैं कि आखिर फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, है ना। जैसा कि आप लोग बचपन में क्लास 8th में पढ़े होंगे फोर्स के बारे में। क्या पढ़े थे? टू पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। पढ़े थे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दो या खींचो वो एक फोर्स कहलाता है, राइट। लेकिन यहां पे हम लोग फोर्स का कुछ अलग तरीके का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि वो हम लोग बचपन में देखे थे। अब थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं तो एक अलग अंदाज में हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन फोर्स के डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातों से रूबरू कराना चाहूंगा कि अपने डेली लाइफ में, सराउंडिंग में फोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल देख पाते हो। जब गौर माना, हम लोग अक्सर देखते हैं बाहर में ना गाड़ियों के बस में ट्रेवल करते हैं। तो बस में ट्रेवल करते हैं तो आप क्या देखते हो कि ड्राइवर जो होता है सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो आप क्या करते हो, आगे की ओर गिर जाते हो। होता है ना ऐसा आपने फील किया ना। चलिए, ये भी क्या है, फोर्स है। ये सब क्या हुआ, एक फोर्स के कारण हुआ। फिर दूसरी बात, मैं इसमें लिख रहा हूं ना बोर्ड पे कुछ, तो एक फोर्स के कारण लिख पा रहा हूं। मैं चल रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, खाता हूं तब भी फोर्स लगता है। आप कभी देखे होइएगा, एक धागा में कोई पत्थर स्टोन्स वगैरह बांधो और ऐसे मूव कराओगे तो पता यह चलेगा कि इस धागा में भी एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, शायद कोई टर्निंग पे आप मूव कर रहे हो बाइक से, तो पता यह चलेगा कि वहां पे आप ऑब्जर्व जरूर करोगे, पता यह चलेगा कि आप ना आगे की ओर फेंका गए, रेडियली आउटवर्ड फेंका गए। ये क्यों, तो मैं बताना चाहूंगा। रेडियली आउटवर्ड इसलिए हम लोग फेंक आ गए, या जो कहो उधर हम लोग मूव कर पाए, क्योंकि उसमें भी एक फोर्स लगा और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या कर्व पाथ पे मूव करता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे हो बात ना। चलिए, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। मान लो कि आप एक ग्लास में पानी ला रहे हो, ठीक है ना। तो ग्लास, मान लो कि ग्लास जो है ऑब्जेक्ट जो है, ग्लास ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब उसको उठा रहे हो तो उसमें भी तो फोर्स लग रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जो हम लोग देख पाते हैं। आप कभी देखते हो, अभी आम का सीजन है, देखते हैं पड़ोसी का आम का पेड़ है, आपका गाछी में अपना भी पेड़ है, लेकिन क्या है आपने नोटिस किया होगा, अपने पेड़ पर नहीं मारते हैं पत्थर, पड़ोसी के पेड़ पर मारते हैं पत्थर। क्यों भाई? तो वहां पे आप पत्थर लेते हो और जब मारते हो निशाना लगाते हो कहां पे, किस पे, आम के फल पे। तो वहां पे हमने जो तोड़ा उसको, आम को, वहां पर भी तो फोर्स लगा, है ना। या कभी कभी आप देखोगे कोई पका हुआ चीज है आम के पेड़ पे, ठीक है ना, उस पेड़ को हम लोग शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो पता यह चलता है कि वो जो पका हुआ फ्रूट्स है वो नीचे गिर पाता है। यहां पे क्या है, यहां पे तो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप कभी ये भी नोटिस किया होगा कि ट्रेन, ये बस चल रही हो, ठीक है ना, और बस का ड्राइवर जो होता है धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करता है, तो आप क्या करते हो, जंप कर जाते हो। तो जंप कर जाते हो तो आप ये नोटिस क्या हुआ क्या कि अगर आप दौड़ोगे नहीं बस के डायरेक्शन में तो क्या होगा, वहां पे आप गिर जाओगे। वो गिरना भी क्या है, एक फोर्स है। मतलब ओवरऑल कहने का हमारा ये सेंस है कि अपने डेली लाइफ में, सराउंडिंग में बहुत वैरायटीज ऑफ फोर्स देखने को मिलता है ना। बॉलर बॉलिंग करता है और क्रिकेटर जब हिट करता है बॉल को तो वहां भी तो फोर्स लगा। बॉलर जो बॉलिंग करता है तो वहां भी तो फोर्स लगा। मतलब कहने का मतलब हर जगह हम लोग देखते हैं फोर्स के बारे में। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स, तो हम लोगों ने जाना कि फोर्स क्या होता है, लेकिन फोर्स का एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो फोर्स के बारे में बता दूं आपको, ये दरअसल क्या है, एक फिजिकल एफर्ट है
या फिजिकल फैक्टर, एफर्ट मतलब प्रयास। मान लो कि इस पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं कि भाई ये व्हाइट बोर्ड जो है ना बिल्कुल पुश हो जाए। ये क्या हुआ है, फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल एफर्ट है, जिससे क्या होता है उस बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजमेंट नजर आ जाता है ना। तो क्या कहने का मतलब है, क्या इट इज अ फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, या आप इसको एफर्ट, एफर्ट भी कह सकते हो, फिजिकल फैक्टर और एफर्ट बाय विच दैट अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट या ऑन अ बॉडी, देन इट चेंज देयर पोजिशन, साइज, शेप, etc। ये सब क्या होता है, मान लो कि एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा चेंजमेंट नजर आता है। आपने कभी देखा होगा स्पॉन्ज वाला बॉल होता है, क्या होता है उसको मैं फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, फोर्स लगाने में क्या होता है उसकी शेप को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये मार्कर है, मार्कर में फोर्स लगा के क्या होगा, इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो क्या होगा, शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा। मतलब यह कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाने के बाद क्या होता है उसमें बहुत सारा चेंजमेंट नजर आता है। अब हम लोग देखिए क्या कि फोर्स का में आखिर चेंजमेंट क्या आता है। उससे पहले एक बात बताऊंगा मैं, आप जरा गौर पा सकते हो, मैं फोर्स की जब बात किया हूं, इस फोर्स की बात, मान लो कि ये एक ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो, मानो जिसका मास क्या है, एम है, क्लियर दिख रहा है, मास क्या है, एम है। अब मान लो कि इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो मान लो कि इसमें एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। आप बचपन में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी बात है क्या कि किसी बॉडी में, बॉडी के स्पीड में इंक्रीज जो होता है दैट इज इक्वल एक्सेलरेशन। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है, उसमें आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है उसमें कि स्पीड में चेंजमेंट होता है, स्पीड बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, मास एम है, फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन होगा, तो फाइनली हमको मैथमेटिकली जो हमारे पास एक फोर्स आएगा वो होगा क्या, F इक्वल एम इंटू ए। याद रखिएगा, F इक्वल एम इंटू ए, क्लियर है। यानी फोर्स इक्वल होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम तो मास हुआ, ए एक्सेलरेशन हुआ। आप जानते हो मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास है तो केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली फोर्स का जो मेरे को क्या आया यूनिट हुआ, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दरअसल इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ओके चलिए, और इसका ऐसा यूनिट हम लोग जो बचपन से जानते आ रहे हैं, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या कहेंगे, ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल हम लोग कहते हैं न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग लिखते हैं क्या, महाएन से। यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ना। चलिए, इसके बाद सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, और एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन के नाम से जानते हैं। लेकिन सीजीएस यूनिट की बात मैं करूं तो ये होता है क्या, डायन। डाइन, डाइन मतलब वो मत समझ लेना ब्लैक मैजिक वाला डाइन, ये दरअसल डाइन होता है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, which in which 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने फोर्स के बारे में कुछ कुछ बातें देखा, और मैं आपको बता दूं ये कौन सा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
अब मैं बताना चाहूंगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। हमें जानना है कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर है क्या। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? दोस क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब कहोगे सर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, डायरेक्शन का मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया था कभी, हमेशा एक बात याद रखना, ये जो एरो जो दिया हूं ये वेक्टर का सिंबल है, याद रखना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन। और ये लेंथ जो दे पा रहे हो, ये लेंथ दिख रहा है ना, इस लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो फोर्स में क्या होता है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। आप फोर्स में क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि आप जिधर भी फोर्स लगाओगे तो उसमें डायरेक्शन तो फिक्स है ना। मान लो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड है, और कितना लगा रहा है उतना तो मैग्नीट्यूड होगा, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन जो होता है, समझ पा रहे हो? ओके। तो फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? दोस क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अगर बात कहूं आपको कि शर्मा जी के यहां से 5 केजी चीनी ले आओ, तो शर्मा जी के यहां से 5 केजी चीनी लाने का क्या मतलब? 5 केजी चीनी, आपका यहाँ पे 5 केजी जो है, ये अमाउंट क्या है? स्केलर है, क्योंकि मास है सिर्फ। 5 केजी मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किसमें होता है? स्केलर। तो यहाँ पे 5 केजी तो आपका सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड हुआ, दैट्स व्हाई यहां पे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं इसको ऐसा कहूं, शर्मा जी कैसे 5 केजी चीनी ले आओ, ये क्या मतलब? 5 केजी तो स्केलर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और मैं डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर रहा हूं कि शर्मा जी की दुकान कहां? इधर है। यहां पे डायरेक्शन बता रहा हूं कि यहां पे शर्मा जी की दुकान है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। पार्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा हूं कि शर्मा जी की दुकान यहाँ पे है। इसका क्या मतलब? कि आप मैग्नीट्यूड 5 केजी तो है, साथ ही मैं डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर रहा हूं, डायरेक्शन क्लियर कर रहा हूं। लेकिन यहां पे अगर मैं ऐसा बात करूं, 5 केजी चीनी ले आओ, किधर से, कहां, ऊपर नीचे, इधर, कहां? डायरेक्शन क्लियर है? नहीं ना। इसलिए यहां पे 5 केजी का मतलब स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दूं, पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन की मैं बात करूं, तो वहां पे इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के साथ भी वही बात है। फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और हम किधर लगा रहे हैं फोर्स? मान लो कि ये चेयर है ग्राउंड पे, तो चेयर को मैं उठा रहा हूं, तो उठा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मैं इफोर्ट लगा रहा हूं ना, कुछ ना कुछ न्यूटन मैग्नीट्यूड तो लगाऊंगा, और साथ में किधर? अपवर्ड में। तो डायरेक्शन तो क्लियर है कि अपवर्ड लगा रहे हैं, यहां पे डायरेक्शन फिक्स है ना। इसलिए मैं फोर्स को क्या कहता हूं? वेक्टर क्वांटिटी कहता हूं। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। पढ़ा था हम लोगों ने, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और मास स्केलर है। और याद रखना, स्केलर इनटू वेक्टर दैट इक्वल वेक्टर। फोर्स भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर को हमेशा लिखा जाता है एरो से ऊपर में। एरो किसी को ऊपर दे दोगे ना, समझ लेना वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन सब पर मास पर ही वेक्टर, मास पर ही एरो एरो मत देना, क्योंकि मास तो स्केलर है, वेक्टर नहीं। जो वेक्टर होता है उस पर एरो दिया जाता है। ओके, क्लियर है ना? तो ये हुआ हमारा क्या? फोर्स। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। तो क्या बातें हैं, हमें उसको जानना है। आपको बताना मैं चाहूंगा कि ये सारा यूनिट तो मैंने कहा क्या? डिराइव यूनिट, एसआई यूनिट एंड सीजी यूनिट की बात मैंने कहा। एसआई यूनिट तो आपका न्यूटन है, और सीजी यूनिट क्या है? डाइन है। आप एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, जिसको कहते हैं, या डायमेंशनल यूनिट भी कह सकते हो। क्या बोला मैंने? डायमेंशनल यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला। उम्मीद है दिख रहा होगा। डायमेंशनल फार्मूला, और ये डायमेंशनल फार्मूला का मतलब मैं बताना आपको चाहूंगा क्या होता है। सुन लो, मैं ये थोड़ा सा हायर लेवल का, लेकिन बात समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो। हम उतना फुल डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ बातें आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उस बात को समझ लो, ताकि भविष्य में अगर उस क्लास में जाते हो तो आपको बातें कुछ कुछ याद है कि हाँ सर ने बताया था, मुझे कुछ कुछ टर्म याद है। ठीक है, गॉट पाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला में 3 बातें अक्सर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मास, लेंथ एंड टाइम। उम्मीद है दिख रहा होगा। मास, लेंथ एंड टाइम।
ये तीन बातें अक्सर देखा जाता है। और इस मास को हम लोग कैपिटल एम कहते हैं, लेंथ को कैपिटल एल एंड टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। मतलब तीन बातें देखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला में, एम एल एंड टी। एम मतलब मास, जिसको हम लोग केजी में मेजर करते हैं, ग्राम या केजी में। लेंथ मतलब समझ पा रहे हो, एल से लिखते हैं, और लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। टाइम मतलब सेकेंड। ओके, चलिए अब हमें जानना है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा याद रखोगे, जब भी डायमेंशनल की बात होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात होगी, तो वहां पे एम एल और टी होना चाहिए। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। गॉट माइंड, तो यहां लिखते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। गॉट माना, कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखना। अगर आप डिराइव्ड यूनिट समझ रहे हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से मालूम कर लोगे। आपको अगर डिराइव्ड यूनिट कैसे, सिंपल सी बात है, आपने बचपन में पढ़ा है ना भाई, मास का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, ये सब पढ़ा है ना भाई, टाइम का क्या होता है, ये सब पढ़े हो ना। जब ये पढ़े हो तो इसी को हम तो कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो अब जरा सोचिए, फोर्स का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो जो गॉड घुमाओगे आप, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, तो यहां पे केजी है। केजी का क्या मतलब, केजी का मतलब क्या हुआ, केजी का मतलब मास। मास तो हम लिख सकते हैं क्या, मास को कैसे लिखते हैं, महा एम। ओके, फिर यहां पर देखिए मीटर है। मीटर का क्या मतलब, मीटर को क्या चीज कहते हैं, लेंथ। और लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, महा एल। ओके, चलिए बाई सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर टी स्क्वायर। तो फाइनली मेरे को कुछ आया क्या, आप देख सकते हो, एम एल टी इनवर्स 2। इसको पढ़ते हैं एम एल टी माइनस 2 नहीं, एम एल टी इनवर्स 2। यानी ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यह है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज एम एल टी इनवर्स 2। क्या कहेंगे, एम एल टी इनवर्स 2। बातें क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है, चलिए क्लियर है। चलिए तो यहां पे क्लियर है। अब कहोगे सर यहां पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, देख लो एक्सेलरेशन के बारे में भी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन का, तो आप सोचो एक्सेलरेशन का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो मीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर को क्या चीज में मेजर करते हैं, लेंथ, तो ये लेंथ हो गया। बाई सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर। फाइनली क्या हुआ, एल टी का पावर -2। समझ आ रही बात ना, एल टी इनवर्स 2 इसको कहेंगे। अब यहां पर देखो एम है नहीं ना, तो चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो एम अगर लाना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो क्या मैं यहां पर एम नहीं है तो लिख सकते हैं एम का पावर 0 एल टी इनवर्स 2। कोई फर्क पड़ेगा, m का पावर 0 मतलब 1। अब 1 को एल टी इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मेरे को याद आएगा। बातें क्लियर है ना। तो ये है एक्सेलरेशन का डिराइव्ड यूनिट। और भी यूनिट होता है फोर्स का, जानना चाहोगे, देख लो, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, अब ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होता है, गॉड हमारा हमेशा याद रखना 1 kgf, 1 kgf, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 kgf या 1 kg वेट भी कह सकते हैं। 1 kg फोर्स या 1 kg वेट, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। और इसका वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना, 98 न्यूटन। ओके, 98 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। 1 ग्राम फोर्स दैट इक्वल 1 ग्राम वेट, और 1 ग्राम वेट इक्वल होता है 980 न्यूटन। क्लियर है, ये भी एक हमारा क्या यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। बातें क्लियर है ना। लेकिन मेनली आपको समझना है क्या है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशनल यूनिट। ये तीन बातें हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बातें हो रही है ना क्लियर। चलिए तो अब जरा गौर फरमाना, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि मैंने जो लिखा है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है ना,
तो अब जरा सोच सकते हो कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि उसमें फोर्स भी ज्यादा लग रहा है ना, बातें क्लियर हो रही है ना। चलिए, तो इतनी बातें मैंने बताया। आप एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले सकते हो कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका मास मान लो 100 kg है, ठीक है ना। इसमें मान लो एक्सेलरेशन हो रहा है मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इसमें फोर्स कितना होगा। तो फोर्स इक्वल हमने क्या पढ़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं न्यूटन। यानी फाइनली मेरे को क्या आया 200 न्यूटन। कब, जब कोई बॉडी का मास 100 केजी हो और उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा 200 न्यूटन। बातें क्लियर है ना। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं, बोर्ड को तो रब करना होगा। अब हम लोग मूव करेंगे क्या कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाइड हो रहा है, if the force is applying on any object, okay, then what can we change, what can we look the change in any object, क्या क्या ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सारी बातें को अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड को रब करते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे बोर्ड को क्लीन कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगेगा तो आखिर क्या क्या चेंजमेंट मेरे को देखने को मिलेगा। तो टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब जरा गौर पाएंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप अपने डेली लाइफ में फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या है गौर मारिए। फर्स्ट नंबर, अगर मान लो कि मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले कि स्पॉन्ज की बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें फोर्स लगाकर क्या करेंगे, उसके शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज, मतलब बाय द अप्लाइंग ऑफ फोर्स इट कैन चेंज the shape and size of the body and size of the body. Clear है? It can change the shape and size of the body. Okay? चलिए सेकंड पॉइंट, आपने देखा होगा क्या कि अगर मान लो बॉलर जैसे बॉलिंग करता है और बैट्समैन जैसे ही हिट करता है तो बॉल इधर मेरी तरफ आ रहा है और मैंने जब बैट से हिट किया तो उसकी तरफ जाएगा। इसका क्या मतलब कि फोर्स जो है क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाने के बाद क्या होता है उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, क्या कर सकता है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, फिर उसके बाद बहुत सारा बात है। अब जरा देखो डायरेक्शन चेंज कर सकता है और भी बहुत सारा बातें हमको देखने को मिलेगा। चेंज द शेप एंड साइज, चेंज द डायरेक्शन। और दूसरी बात, अगर मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाकर क्या होगा मोशन में ले आएंगे। कोई बॉडी रेस्ट में है फोर्स लगा दो मोशन में आ जाएगा। मतलब क्या है, इट कैन bring the body in motion, मतलब क्या मोशन में ला सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर बात है क्या होगा, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको फोर्स लगाकर रोक सकते हैं। जैसे मान लो ना, जैसे कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो सामने वाला जो प्लेयर है वो क्या करता है कि फोर्स लगाकर क्या होता है उस फुटबॉल को रोक लेता है, स्टॉप कर देता है। इट कैन स्टॉप, इट कैन स्टॉप, इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। क्या होता है ये मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है स्टॉप कर सकता है। कैसे, बाय द अप्लाइंग ऑफ फोर्स। ओके ना। तो और भी बहुत सारा बातें देखने को आपको मिलेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स में, है ना। तो इतना ही कर देते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि
अगर मान लो कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे फोर्स लगा दिया मैंने फोर्स, जब लगा दिया मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे फोर्स, तो हमें बहुत सारा बातें देखने को मिलेगा। फोर्स लगा दी इसका मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेट हो गया, मोशन में आ गया, मतलब एक्सेलरेट हो गया। और जब एक्सेलरेट हुआ तो आप समझ सकते हो कि इस बॉडी में क्या क्या बातें हैं। मास तो होगा ही बेशक, और साथ ही एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी है। तो हमेशा याद रखिएगा प्राणियों कि इफ अ बॉडी इज अंडर इन मोशन देन दैट पोजेस लीनियर मोमेंटम। समझे बात? अगर मान लो कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में इसका यह मतलब है कि मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा। और जब मास और वेलोसिटी जब आ जाती हो बात, तो आप समझ सकते हो कि वो दैट बॉडी कंटेन मोमेंटम। इसको मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपको मैं बता दूं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है m। इसमें अगर मान लो फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा। मतलब कि कुछ शुरू में वेलोसिटी था, उसमें फोर्स लगा, वो किसका स्पीड में आ गया, मतलब मोशन में आ गया। मोशन में आया इन द सेंस कि वो वेलोसिटी अटेन किया। जब वेलोसिटी अटेन करेगा तो पता हमें यह चलेगा कि एक हमको वैल्यू आएगा जो इस प्रकार होगा, मास इनटू वेलोसिटी। क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब ओवरऑल कहने का हमारा सेंस क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसका यह मतलब होता है कि दैट कंटेन टू फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास एंड वेलोसिटी। दो बातें कंटेन करेगा, और वो मास और वेलोसिटी में जो रिलेशन आएगा वो मास इनटू वेलोसिटी दैट इक्वल p। हमेशा याद रखना। अब वेलोसिटी तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर है, तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि मोमेंटम भी हमारा क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देख सकते हो ये मास है तो मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि पता हमें ये चला कि मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। बातें समझ में आ रही है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। गॉट माना। तो हम ओवरऑल इसका डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा मेरे को क्या देगा, मोमेंटम देगा। बातें क्लियर है? चलिए इसका एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट में क्या होगा, आप देख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। और कौन सा क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों वेक्टर है समझ पा रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और मास स्केलर है, तो स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा वेक्टर ही होता है, इसलिए मोमेंटम हमारा क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए मोमेंटम के बारे में कुछ बातें और सीख लेते हैं। मतलब मोमेंटम कब कहेंगे, जब कोई बॉडी मोशन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी टर्म आ गया। अगर मान लो कोई बॉडी रुका हुआ है, मान लो ये ब्लॉक है, यहां पर रुका हुआ है इन द सेंस क्या कि वेलोसिटी जीरो। अच्छा वेलोसिटी जीरो होगा तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी जीरो होगा, है ना, मोमेंटम जीरो होगा ना। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी एक बात नोटिस किया है रोड पे आप चल रहे हो, ओके, और ट्रक है, ट्रक का मास ज्यादा होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप देखिएगा उसका स्पीड जो होता है ना बहुत ही कम होता है। तो आप मुझे बताओ क्या उसका मोमेंटम कितना होगा, ज्यादा हो या कम होगा, सोचो। मोमेंटम उसका ज्यादा हो या कम होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों वहां पर ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर वेलोसिटी कम है लेकिन मास क्या है, ज्यादा है। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, कुछ ना वैल्यू तो होगा ज्यादा, क्योंकि मास क्या बहुत ज्यादा है। ट्रक का मास 2-4 केजी थोड़ी होता है, टन में होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब बुलेट से मान लो कि गन से बुलेट फायर कर रहा है, तो आप सोचो कि बुलेट का मास कितना होगा, 500 ग्राम, 250-300 ग्राम होगा। लेकिन जब गन को जब हम ट्रिगर ऑन करते हैं तो पता ये चलता है कि उसके अंदर से बुलेट मजल से जब क्रॉस करता है, मजल का मतलब होता है लास्ट पॉइंट, गन का जो लास्ट पॉइंट होता है जहां से बुलेट निकलता है उसको मजल कहते हैं।
ठीक है ना। जैसे ट्रिगर ऑन करते हैं तो यहां मजल से जब बुलेट फायर होता है तो आपने कभी नोटिस किया होगा या सुना होगा कि बुलेट बहुत तेज से जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां मास कम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो मोमेंटम ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी ओवरऑल कंक्लूजन हमें पता यह चला कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मास एंड वेलोसिटी। If the mass is high, then we can say obviously that momentum of that body will be also high. If the velocity of that body is high, large, then we can also say that the momentum of body will be also high. Okay? तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो होता है दो पार्ट पर डिपेंड करेगा। It depends on mass and velocity. Mass and velocity, समझ रहे हो। इफ वेलोसिटी इक्वल 0, अगर मान लो वेलोसिटी 0 है तो आप समझ सकते हो कि मोमेंटम हमारा क्या होगा, मास इंटू 0, यानी कि मोमेंटम इक्वल 0। लेकिन मास तो 0 नहीं हो सकता ना कभी भी, कोई भी बॉडी है तो उसका मास तो होगा, तो मास कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, वेलोसिटी 0 हो सकता है, रुका हुआ है। मान लो कोई बॉडी, if a body having mass m and which are in rest position, then what is the momentum of that body? Then 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0, रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो कोई वेलोसिटी नहीं, तो मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली मैंने जो बताया बातें समझ में आई। दो बात पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करेगा एंड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, दो बात पर डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी 0 होगा, मोमेंटम आपका 0 होगा बेसिकली। चलिए, क्लियर है बातें। तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी बता दिया, एसआई भी बता दिया, और चलिए देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, गॉट मॉ। मैंने बताया ना कि मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ड्रैग यूनिट देखते हैं। तो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है फॉर्मूला। मास का मतलब क्या हुआ, केजी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। बातें समझ में आ रही है, मीटर पर सेकेंड। अब जरा बताओ मुझे, मास केजी है तो केजी को हम लोग मास कहते हैं एम, मीटर का मतलब क्या हुआ एल, बाई सेकेंड का मतलब टी। तो फाइनली आया एम एल टी इनवर्स 1, यानी मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स। समझ बात आ रही है। लेकिन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी इनवर्स 2। कुछ ये थोड़ा हार्ड बातें हैं, लेकिन समझ में बात आ रही होगी। कैसे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला मैं फाइंड कर रहा हूं, तो कैसे बताओ, डिराइव्ड यूनिट से। डिराइव्ड यूनिट अगर आप समझ रहे हो तो आराम से आप मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हो। तो बातें यहां पे क्लियर है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से बना पाओगे। मास है, वेलोसिटी दिया हुआ, मास इंटू वेलोसिटी कर दो, आपका मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन हमेशा बातें याद रखना कि मोमेंटम जो होता है दो बातें पे डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो बातें यहां पर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, है ना। बातें उम्मीद है क्लियर है। फिर हम लोग नेक्स्ट बातें पढ़ेंगे। मोमेंटम पढ़ लिया, मोमेंटम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, कि फोर्स तो पढ़ लिया, अब उसके पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन। फोर्स का भी लॉज है, और ये फोर्स का लॉज किसने दिया पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन साहब ने दिया, है ना। इसके बाद फुल डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। फिलहाल अभी आपको इतनी बातें अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।